हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेक्चर नंबर 2 वर्क पावर और एनर्जी का जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हम लोग जो है एनर्जी की बात करेंगे। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एनर्जी। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। It is ability of the given object to do work, है ना। अब ये एनर्जी क्या है? It is ability of the given object to do work। अब ये एनर्जी आपको बहुत सारे टाइप की इस चैप्टर के अंदर मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी आपको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो है आपको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों ही मेन है, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग दो टाइप की डिस्क्राइब करेंगे। एक तो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी मिल देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U = mgh, है ना, mgh। और उसके बाद जो है आपको मिलेगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये स्प्रिंग में होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सभी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होगा U = 1/2 kx², काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद जो है आप देखोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी आप देखोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स में होती है, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी आप पढ़ोगे, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर उसके बाद जो है आप पढ़ोगे इसके अंदर जो है केमिकल एनर्जी के बारे में भी आप पढ़ोगे, केमिकल एनर्जी के बारे में भी आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये सारी टाइप ऑफ एनर्जी जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है सिर्फ हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या है? ये सारी एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? सो काइनेटिक एनर्जी is the ability of the object to do work by virtue of its motion, उसकी मोशन की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से, उसकी वेलोसिटी या स्पीड की वजह से उसके अंदर जो काम करने की एबिलिटी आ जाती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज K = 1/2 m × v², ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m × वी कैन से v²। ये वाली आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, ठीक है। अब हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी जो है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये कोई बड़ा डैम है ना, दिस इज अ डैम। यहाँ पर आपके पास वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से वाटर को जाने के लिए आउटलेट होता है। अब वाटर जब यहाँ पर जाता है, ऐसा वाटर जाता है, तो यहाँ पर टरबाइन रखा हुआ होता है ना, टरबाइन रखा हुआ होता है। तो ये इसकी वेलोसिटी की वजह से ये टरबाइन पे वाटर पड़ता है और टरबाइन घूमता है, मतलब टरबाइन पे वर्क होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है 1/2 मास × वेलोसिटी का स्क्वायर। और दूसरा भी फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी के वैसे दो फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 1/2 mv², ठीक है बेटा।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला क्या हो गया 1/2 m² डिवाइडेड बाय m। अब क्या होगा, ये इज इक्वल टू 1/2, अब ये हम लोग mv होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बिल्कुल लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2m। अब mv तो क्या होता है, तो mv होता है आपके पास p, है ना, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हुआ, mv² इज इक्वल टू mv लीनियर मोमेंटम इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के, पहला वाला है 1/2 mv² और दूसरा वाला है हमारे पास p²/2m, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डू वर्क by virtue of its motion या by virtue of its velocity। ये वाला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात है। अब हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम द वर्क डन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना भी वर्क करो ना, तो वो सारा के सारा जो है किसमें बदल जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पर आपके पास उसको ऐसे लिखेंगे, द वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी थियरम है, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो द वर्क डन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट by the net force, the work done on the given object by the net force is equal to the change in kinetic energy, kinetic or energy of the object and of the given object। मतलब आप कोई भी वर्क करोगे किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई, या तो फिर जो है उसके बाद साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब के बेस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन हम लोग हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क में द वर्क डन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट on by the net force is equal to the change in the kinetic energy of the object, that is W is equal to work done is equal to change in kinetic energy। मतलब W is equal to 1/2 mv² minus 1/2 mu²। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² थी, अब उसकी हो जाएगी 1/2 mv²। और ये दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन लोगे ना, तो वो सब्ट्रैक्शन कितना होगा, जितना आपने वर्क डन किया होगा उतना ही। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, है ना। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी आपके पास ये आ गई, फाइनल वेलोसिटी, वो वाली मास और वो वाली इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इसको प्रूव करते हैं, देखिए बेटा। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, राइट वर्क एनर्जी थियरम एंड प्रूव इट, है ना। तो आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन कि राइट वर्क एनर्जी थियरम एंड प्रूव इट। तो ये जो है आपको वर्क एनर्जी थियरम जो मैंने पहले लिखा था वो आपको लिखना है, और उसके बाद हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सपोज हम लोग दो तरीके से प्रूव करेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो भी और फोर्स कांस्टेंट हुआ तो भी, है ना। तो सपोज the mass of the given object is m, its initial velocity is u, and after doing work its final energy, final velocity, its final velocity
becomes, सपोज भी है ना, कोई मास है उसका, आपके पास क्या है, मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और आफ्टर डूइंग वर्क इट्स वेलोसिटी इज बिकम्स v। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, हम लोगों को अगर वर्क एनर्जी प्रूव करना है ना, तो दोनों केसेस हमको बताने पड़ेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है तब का केस नंबर 1, और जब फोर्स वेरिएबल होगा तब उसका केस नंबर 2। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला F बार डॉट d बार। क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, सपोज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ये फोर्स कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट या तो यूनिफॉर्म होगा। नाउ हम लोग कंसीडर करते हैं इफ F बार एंड D बार आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा, है ना। तो थीटा अगर 0 हो गया तो W इज इक्वल टू FD cos 0, सही। FD cos 0 का मतलब क्या हो गया, 1, cos 0 मतलब 1। तो W हम लोगों ने जो वर्क किया, इट कैन बी रिटन हियर एज F की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ma, है ना, F की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये वाला हो गया d, है ना। तो ये वर्क क्या हो गया, उनका पागल मेड हो गया, है ना। तो वर्क इज इक्वल टू आपके पास MAD, बट A जो है ना, A आपके पास अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, आपको कैसे पता यूनिफॉर्म है, आप ही ने तो कहा है फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा ना। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन आई राइट A as v² माइनस u² अपॉन 2d। क्या हम लोग एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग ये नहीं लिख सकते, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुआ या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हुआ, तो हम लोग ये इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, मास का मास एक्सेलरेशन का v² माइनस u² अपॉन 2d, और ये वाला हो गया d। तो ये वाला d और d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास w इज इक्वल टू 1/2 हम लोग बाहर निकालेंगे, तो ये वाला क्या आ जाएगा, v² माइनस u²। देखिए हम लोग ने 2 को बाहर निकाल लिया, 1/2 वी कैन से हमारे पास v² माइनस u² आया। तो वर्क डन कैन बी गिवन बाय 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है ना। तो यही तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम था कि वर्क डन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला हमारे पास वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव हो गया, कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब आप बोलोगे कांस्टेंट फोर्स के लिए तो आपने प्रूव कर दिया, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या प्रूव करोगे, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग जो है केस नंबर 2 लेंगे, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल जो है फोर्स के लिए हम लोग केस लेंगे, इसको सॉरी हाँ, इसको जो है आप पोज करके इसकी नोट बना लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और इसकी नोट बना लीजिए, है ना। और सपोज हम लोग केस 2 लेंगे, तो केस 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर केस नंबर 2, है ना, सपोज इफ द फोर्स इज वेरिएबल, है ना। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, dw इज इक्वल टू F बार डॉट dr बार, याद है मैंने आपको कहा था, और इसका इंटीग्रेशन आपको लेना पड़ेगा। सो w टोटल वर्क डन कैन बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मतलब यहाँ पर उसकी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, या तो जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से जहां तक एंड किया है वहां तक आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और वो भी डेफिनेट लेना पड़ेगा। सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम I to F, है ना, ये I to F, और dw के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, F dr cos 0। अब हम लोग यही लिखेंगे कि F और dr के बीच में जो है एंगल कितना है, 0 है। हम लोग ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे, है ना। और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर हमको cos को लिखना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग आगे देखेंगे कि अगर ये थीटा 0 नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे, तो तब cos थीटा जो दिया हो लिख दो ना, का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, है ना। तो ये cos 30 दिया हो, cos 40 दिया हो, आप लिख दो और इसको सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे, उसके बारे में आप फिक्र मत करना, अभी फिक्र मत करना। तो सपोज F बार एंड dr बार आर इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया F
इंटू डी आर इंटू कॉस 0। अब आप बताइए W इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब F की जगह पे क्या हम लोग एम ए लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा डी आर कॉस 0 तो आपके पास कौन हो गया। अब ए जो है ना ये एक्सेलरेशन है ना, तो ये एक्सेलरेशन जो है इसके बारे में हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिखेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और एम ए की जगह पे क्या हम लोग dv बाई dt नहीं लिखेंगे? dv बाई dt एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग उसको वो वाला इक्वेशन नहीं यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। ये वाला m एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे dv बाई dt, और यहाँ पर हमारे पास dr तो वैसे ही पड़ा है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये वाला हो गया m dv है ना, और ये इसको हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ में, तो इसकी जगह पे dr का डिफरेंशिएशन हम लोग dt के साथ में नहीं लिख सकते, जो मैथ्स वाला इनको आराम से पता चल जाएगा। अगर ये दोनों का डिफरेंशिएशन है तो इसको वैसे के वैसा रख के ये दोनों का डिफरेंशिएशन भी आप ले सकते हो। तो ये वाला dr बाय dt, या तो आप अच्छी तरीके से जो बायोलॉजी वाले है उसको ऐसा गिनो, ये dt जो है ना इसके डिनोमिनेटर में चला गया, हालांकि ये गलत है ना, ये इस तरह से बोलना गलत है, लेकिन हम लोग जो है देखिए dv इंटू dr बाय dt दिया हुआ है ना, तो ये dr बाय dt इंटू dv भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए है ना, ये वाला हमारे पास i और ये वाला हमारे पास f और ये वाला हो गया m, ये dr by dt will be equal to v, dr by dt is equal to we can say v, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास dv हो गया है ना। तो मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मास नहीं चेंज होता, तो मास को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू we can say dv है ना, ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv। अच्छा वीडियो पोस्ट कर लीजिए, इतनी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतनी नोट बना लेने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला वेरिएबल फोर्स की बात है, तो ये वाला जो है अगर हम लोग इसको मिटा देंगे यहाँ पर, तो ये वाला क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर W दैट इज वर्क डन बाय अस इज इक्वल क्या होगा v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर यहाँ पर ये 1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1, और अगर ये v dt है तो क्या हो जाएगा का v रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन v रेज़ टू 1 प्लस 1, मतलब ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 हुआ ना, ये v स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से इनिशियल टू फाइनल हमारे पास अपर लिमिट है, फाइनल f और इनिशियल लिमिट है हमारे पास i। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो w इज इक्वल टू 1 बाय 2 और ये वाला हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर इनिशियल टू फाइनल। अब आप देखोगे यहाँ पर 1 बाय 2 n, अब इसको हम लोग लिखेंगे vf, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना, ये वाला फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को तो हम लोग u कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v कहते हैं। तो w इज इक्वल टू 1 बाय 2 m इनटू ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो ये वाला हमारे पास वापस वो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया। सो हमारे पास आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू 1 बाय 2 m इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये वाला हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर दिया। किसके लिए हम लोगों ने जो है प्रूव कर दिया, वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूव कर दिया, और उसके पहले हम लोगों ने प्रूव किया था कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हम लोगों ने उसको प्रूव कर दिया था, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये वाला तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लिया, और हम लोगों ने देख लिया वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U। आपके टेक्स्ट बुक में उसको V से डिनोट किया है, लेकिन ये बच्चे जो है ना क्या गड़बड़ करते हैं, मैं उसको U से डिनोट करूंगा। जनरली बच्चे उसको आपके टेक्स्ट बुक में उसको V कहा है ना, ये V का है, तो कभी कभी बच्चे इसको पोटेंशियल भी गिन लेते हैं, ये वाला भी गड़बड़ करते हैं। इसको पोटेंशियल गिन लिया, इसको जो है वॉल्यूम गिन लिया,
या वैल्यू गड़बड़ करते हैं, तो मैं एक काम करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू ही कहूंगा, है ना। तो आई विल डिनोट पोटेंशियल एनर्जी एज यू, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी को यू कहेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू by virtue of its shape, उसका शेप और उसकी पोजीशन, है ना, बाय शेप एंड पोजीशन, है ना। ये शेप की वजह से और पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एबिलिटी ऑफ वर्क आती है, मतलब एबिलिटी टू डू वर्क आती है, उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कोई बोलेगा नहीं समझ में आया, आप जो इसको समझा के बात करो, बिना समझे हम लोग नहीं समझेंगे। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट बाय टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप। चलिए शेप के बारे में पहले समझते हैं। सपोज ये आपके पास एक स्टील जो है उसकी रूलर है, जो आपके पास जनरली जो आती है ना, वो आप रूलर जो यूज करते हैं वो स्टील की, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई आदमी जो है इस तरह से, ये आदमी के चेहरे के पास आपने उसको रख दिया, ठीक है ना बेटा। अब क्या करोगे? अब ये आदमी तो जो है पहले ये आदमी जो है ये वाला लाफ कर रहा है, ठीक है ना, ये हंस रहा है। फिर आपने क्या कर दिया, इसका शेप है ना, इसको चेंज कर दिया, ये वाला इसको शेप को चेंज कर दिया। और फिर उसको जो है अरे यार, चलिए फिर उसको आपने यहां से उसके शेप को चेंज करके फिर आपने उसको रिलीज कर दिया, है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्क होगा, और वर्क होने के बाद जो है जो अच्छे वर्ड ये आदमी कहेगा ना आपके बारे में, वो बहुत बढ़िया होगा, मजा आएगा आपको सुनने में। ऐसा करना मतलब देखिए, तो ये वाला आपके पास ये स्टील की रूलर है, इसको आपने शेप को चेंज कर दिया, और शेप को चेंज करने के बाद उसको आपने रिलीज किया, है ना। तो रिलीज करने के बाद जब यहाँ पर वर्क होगा ना, तो वो आपको पता चल जाएगा कि सही में कुछ वर्क हुआ है। तो इट इज द एबिलिटी टू डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, उसके शेप को चेंज कर दिया। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे? बिल्कुल हम लोग लेंगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लोग आराम से लेंगे। देखिए ये वाला हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये वाली स्प्रिंग अभी इसकी नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई मास आपने लगा रखा है, ठीक है ना, ये वाली नॉर्मल पोजीशन में। फिर इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे, है ना। तो ये वाला कंप्रेस करोगे मतलब ये स्प्रिंग का आपने शेप चेंज कर दिया। अब आप इसको रिलीज करोगे ना, तो ये मास को ऐसे ले जाएगा, है ना। ये स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वापस इस पर वर्क करेगी, मतलब इसका शेप चेंज हुआ, तो इसमें एबिलिटी ऑफ वर्क यानी एबिलिटी टू डू वर्क इसके अंदर आ गई। तो ये वाला तो हमारे पास हो गया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप। और पोजीशन का क्या मतलब है? देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप उसके बाजू में खड़े हो, ठीक है ना, ये आप उसके बाजू में खड़े हो। अब एक छोटा सा कंकर या छोटा सा पत्थर लेके आप उसके सर पर रख दो, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर उस तरफ देख रहा है तो आप उस तरफ देख रहा है, तो आपने उसके सर पे यहाँ पर छोटा सा पत्थर रख दिया, और यहाँ पर आपने, तो उसको शायद पता भी नहीं चलेगा। अब आप एक काम करो, अब आप अपनी पोजीशन बदल लो, साथ में उसकी पोजीशन भी बदल लो। मतलब आप यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग पे आप उसकी टेरेस पे पहुँच गए, और आपने अब यहाँ से उसी कंकर को, उसी स्टोन को, आपने छोटे वाले स्टोन को यहाँ से रिलीज किया। अब ये आदमी के सर पर आएगा, क्या होगा उसके बारे में तो आप ही को ज्यादा मालूम है, मुझे नहीं मालूम, है ना। तो ये वाला कंकर जब यहाँ से आप रिलीज करोगे और जब उसके सर पर टकराएगा, तो उसके अंदर जो है बहुत सारा वर्क होगा, और वो वर्क कहने जैसा तो है नहीं, क्या वर्क होगा। उसके बाद जो है ये आदमी आपको जो है किस नाम से बुलाएगा, क्या करेगा, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आपने क्या कर दिया, ये जो छोटा सा स्टोन था ना, इसकी पोजीशन को चेंज किया, इसकी पोजीशन को आपने चेंज करके यहाँ पर इसको लेके आए। तो ये वाला हो गया हमारे पास एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन चेंज की
उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग कहते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होगी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑफ टू टाइप। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पहली होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहेंगे U इज इक्वल टू mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन आप चेंज करते हो तो उस वजह से ये एबिलिटी टू डू वर्क आती है। फिर उसके बाद जो है, अगर आप देखोगे बारिश है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये वाली जो हो गई हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो उसके बाद होगी आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली होगी U इज इक्वल टू 1/2 kx²। ये बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, ये स्प्रिंग में होगी आपके पास बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, है ना। तो ये वाली आपके पास इसका होगा। अब इसका जो फॉर्मूला है ये है आपके पास mgh, और इसका फॉर्मूला है 1/2 kx²। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? ये वाला फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हम लोग जो है अभी प्रूव करेंगे। ये फॉर्मूला ये आपने कहाँ से लेके आए? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे U इज इक्वल टू mgh और U इज इक्वल टू वी कैन से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1/2 kx², है ना। अब आप देखोगे यहाँ तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बारिश। ओके, तो हम लोग जो है बात करेंगे डिराइव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग भी यहां पर दोनों केस लेंगे। केस नंबर 1 जिसके अंदर हमारे को कांस्टेंट फोर्स लगता होगा, और ऐसे कांस्टेंट ही लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो थोड़ी हाइट के लिए, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स भी हुआ ना तो हम लोग उसको आराम से उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास केस है ना। तो फॉर कांस्टेंट F, है ना, कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट फोर्स Fg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट ही होगा थोड़ी सी हाइट के लिए। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा पुश देके, सपोज बहुत ज़्यादा हाइट पे होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आप सीखोगे चैप्टर नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स के जो चैप्टर है आपके पास, उसके अंदर 8 चैप्टर में आप सीखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है हाइट के साथ वेरी करता है। तो अगर वेरिएबल हुआ तभी भी क्या यही फॉर्मूला लगेगा? यस लगेगा। अब हम इसको जो है उसको आगे बढ़ते कि सपोज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, है ना। यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वी कैन से m, तो ये वाला हमारे पास मास m है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमको लगेगा mg। और अगर हम लोग इस मास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ इतना डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, है ना, h इतना डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, तो ये वाला आपके पास जो वर्क डन आप करोगे ना, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। अब आप यहाँ पर mg जितना फोर्स लगते हो, तो सबसे पहले आपको वैसे लिखना है कि सपोज द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज m। Sorry. So gravitational force in a downward direction will be equal to mg. So gravitational force
on the given mass is we can say mg in a downward direction में इसको ये फोर्स करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर ले जाना है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर की डायरेक्शन में ले जाना है, तो मुझे कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इतना थोड़ा ज्यादा कि आप उसको गिनती में भी नहीं ले सकते। मतलब ये mg जितना फोर्स आपको अपर डायरेक्शन में अगर लगाया है और अपर डायरेक्शन में उसको लगाया जाता है, तो अपर डायरेक्शन में mg जितना फोर्स जो अपर डायरेक्शन में लगाया जाता है वो इतना, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, है ना। तो टू टेक द गिवन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये mg जो फोर्स है ना, ये वाला mg और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी तो ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हमको दिखाई देगा, थोड़ा सा जो है मतलब निग्लिजिबल, ज्यादा होगा तो इन अपर डायरेक्शन। टू टेक द गिवन ऑब्जेक्ट इन अपर डायरेक्शन वी हैव टू अप्लाई फोर्स mg in upward direction, तो हम लोगों ने वर्क कैसे किया, तो वर्क हम लोगों ने किया फोर्स अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जो है फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपके पास, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो आपको क्या मिलेगा, दोनों के बीच का एंगल जीरो मिलेगा। मतलब अगर आप ऐसे भी लिखते हो ना f बार डॉट d बार, सो w इज इक्वल टू f a d cos 0, यही मिल जाएगा आपके पास। तो f a की जगह पे क्या हो जाएगा, mg, आपने अप्लाई कितना फोर्स किया, mg जितना, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h, सो w इज इक्वल टू mgh। नाउ द वर्क डन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब तक ये यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्क किया वो वर्क कहाँ पर गया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वो यहाँ पर स्टोर हो गया। सो वर्क डन, द वर्क डन बाय अस इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड, नहीं दिख रहा, द वर्क डन यहाँ पर लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय अस इज स्टोर्ड, द वर्क डन बाय अस इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी in the given object। so हम लोग क्या करेंगे, w is equal to u लिखेंगे, तो u will be equal to we can say mgh। ये वाला क्या हो गया हमारे पास, w, हम लोगों ने जो कुछ भी वर्क किया वो वर्क कहाँ पर स्टोर हो गया, उस पे पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। तो दैट वर्क डन कैन बी गिवन बाय mgh, ये वाला हमारे पास u is equal to mgh, ये वाला हमारे पास कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। लेकिन अगर हाइट बहुत ज़्यादा है ना, अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या यही फॉर्मूला है, यस, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। लेकिन मैं भूल गया वापस कि आप इसको नोट बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाके इसकी नोट बनाएंगे, है ना, वरना अगर थियरी में आपने थोड़ा सा भी समझा नहीं तो एक्चुअल क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है, अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, तो अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो अगेन ये वाला, अगर फोर्स वेरिएबल हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पर हम लोग गए, ये वाला फोर्स वेरिएबल हुआ, और ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही जाना, हम लोग किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो भी आपको आंसर तो वही का वही मिलेगा। तो अगर हमारे पास वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ dw, ये वाला मालूम है पूरा, पहला तो लिख देते हैं आपको कि एज शोन इन द फिगर द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज m एंड इट्स इनिशियल पोजीशन इज xi एंड फाइनल पोजीशन इज xf, है ना। तो ये वाला आपको लिख देना है, मतलब ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ से xf माइनस xi इज इक्वल टू वी कैन से h, सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f
बार डॉट वी कैन से डी आर बार, बट एस फोर्स इस पे इतना फोर्स लगेगा mg है ना, mg जितना फोर्स लगेगा इस पे, और उसको हम लोगों को ऊपर की तरफ उठाने के लिए हमको mg जितना फोर्स हमको लगाना ही पड़ेगा अपर डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I to F, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम I to F ऑफ F dr cos 0, है ना बेटा। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा 0। तो ये वाला हो जाएगा W इज इक्वल टू, अगर I to F करेंगे तो ये वाला हमारे पास mg है ना, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा dr, ये वाला हो जाएगा। सो हियर वी कैन से m कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए gb कांस्टेंट ही लिखा है, तो ये वाला gb हम लोग कांस्टेंट रखेंगे फ्रॉम I to F ऑफ वी कैन से dr। यहाँ पर कुछ नहीं लिखता, मतलब आपके पास क्या रहता है 1, है ना। अब इसको आप एक काम करो, यहाँ पर आप इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है, तो ये xi और यहाँ पर xf कर दो, ये वाला xi से xf की तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो ये वाला भी हमारे पास हो जाएगा xi to xf, ये वाला भी हो जाएगा xi to xf, है ना। तो W इज इक्वल टू mg, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास r, ये वाला हमारे पास हो जाएगा xi to xf, है ना। ये वाला W इज इक्वल टू वी कैन से mg, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा xf माइनस xi, लेकिन xf ये फाइनल पोजीशन और ये xi ये इनिशियल पोजीशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन हमको क्या देगा, तो वी कैन से W इज इक्वल टू वी कैन से mgh। अब हम लोगों ने जितना वर्क किया है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो U विल बी इक्वल टू वी कैन से mgh। ये वाला हो गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। अब आप बोलोगे कि ये वाला ये फोर्स अगर ऐसे जाता है, ये वाला फोर्स अगर ऐसे जाता है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी ये वाला अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो क्या उस वक्त भी ये इतना ही, हाँ इतना ही रहेगा। ये डिस्टेंस उसमें पाथ कोई भी ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको क्या लिखना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ तो वो mg इंटू h होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। अब आप बोलोगे ये पाथ का क्या करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है। अब फ्रिक्शन के अंदर आप क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब ये वाला फॉर एग्जांपल ये डस्टर को मैं यहाँ से ऐसे ले गया तो इस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर मैं इसको स्ट्रेट ले गया तो फोर्स जो है उसको कम लगेगा, है ना। तो वो हम लोग जो है आगे उसके बारे में देखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने से हमको मिलती है, वो वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स उस वजह से। अब हम लोग जो बात करेंगे दूसरी जो बात है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होगा U इज इक्वल 1/2 ax। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शेप, शेप के अंदर चेंज होगा ना तब आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। जैसे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास जो एक स्प्रिंग है उसकी नॉर्मल पोजीशन में है, और यहाँ पर जो है मास, ब्लॉक का मास है हमारे पास m, है ना, ब्लॉक का मास है हमारे पास m। अगर इसको इस डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा, ये स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा। और इलोंगेशन अगर आपके पास इलास्टिक लिमिट में आपने इलोंगेशन किया, इलास्टिक लिमिट क्या, इलास्टिक लिमिट वो होती है जिसके अंदर स्प्रिंग का परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो जाए। अगर आप बहुत जोर से स्प्रिंग को खींच दोगे ना तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगा, परमानेंट जो इसके अंदर सेट हो जाएगा, उसके बाद जो ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती। इलास्टिसिटी क्या होती है मालूम है, इलास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेन इट्स इनिशियल पोजीशन। इलास्टिसिटी क्या होती है, तो इलास्टिसिटी इज द
एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेन इट्स इनिशियल पोजीशन, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो क्या होगा हम क्या कि अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसका इलोंगेशन होगा, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय माइनस k into x। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। देखिए यहाँ से यहाँ तक उसका पहला वाला उसका इनिशियल पोजीशन थी, अब यहाँ से यहाँ तक जो है उसका डिफॉर्मेशन हो गया। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा ना उतना ज़्यादा ही आपके पास इसका ये फोर्स डेवलप होगा। कौन सा फोर्स डेवलप होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स। इसको जो है ये वाला जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया ना तो वो अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगेन आई रिपीट, आपने किस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया? इस डायरेक्शन में, तो डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में। अब रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप हुआ इसलिए डेवलप हुआ टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो किस डायरेक्शन में हुआ? इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो है रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे Fr कैन बी गिवन बाय दिस वे माइनस k into x। इफ आई वांट टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इफ आई वांट टू पुट द साइन ऑफ इक्वालिटी दैट विल बी इक्वल टू माइनस kx। अब इसका ऑपोजिट हम लोग अगर हम लोग इसको बात करें, मतलब कि स्प्रिंग को अगर हम लोग कंप्रेस करें तो पहले वाली इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी, ये वाली, अब ये वाली इनिशियल पोजीशन ये होगी, मतलब इस इतना कंप्रेशन हो गया। आपने फोर्स किस डायरेक्शन में दिया? इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी Fr इज इक्वल टू माइनस kx। ये हुक का लॉ है ना, इट इज लॉ ऑफ हुक। क्या है उसका लॉ? द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है रिस्टोरिंग फोर्स। ये वाला आपके पास हुक का लॉ है ना, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हुक्स लॉ, है ना। तो ये वाला हुक्स लॉ जो है हमारे पास ये वाला है Fr इज इक्वल टू वी कैन से माइनस kx। अब हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम तो बात कर रहे थे और सिर्फ कौन सी वाली? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सपोज दिस इज द स्प्रिंग इन इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना। यहाँ पर हम लोग इनिशियल पोजीशन में, अब उसका डिफॉर्मेशन किया जाता है। इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पर। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, है ना। ये मास ऑफ द ब्लॉक इस m, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना यहाँ पर। तो सपोज इफ द स्प्रिंग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ द स्प्रिंग इज, इफ द स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K is applied with the force F, है ना। अगर इस स्प्रिंग के अंदर F जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर F जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा? उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, कितना जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स विद Fa, तो Fa इज इक्वल टू वी कैन से Fr, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना। ये वाले दोनों की डायरेक्शन जो है अलग अलग होगी। जैसे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ये डायरेक्शन में, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे ना उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा, इलास्टिक लिमिट में ही। अगर उसकी लिमिट से बाहर निकल गया तो फिर ये फोर्स, ये वाला लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर आपने इतना फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर फोर्स A, तो ये फोर्स R जो है उसको डेवलप हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर Fr इज इक्वल टू वी कैन से दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको हम लोग अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो Fa इज इक्वल टू माइनस Fr, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और Fa अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस Fr की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस kx, है ना। तो ये वाला आपके पास क्या हो गया? देखिए अगेन आई रिपीट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर?
कि इफ द स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के इज अप्लाइड विद द फोर्स Fa, तो Fa फोर्स अप्लाई करोगे तो Fr जितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। हमारे पास फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का, तो Fa इज इक्वल टू वी कैन से माइनस Fr, सो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वी कैन से Kx, ठीक है ना। अब अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाता है, अच्छा ये वाला फोर्स जो होगा ना बेटा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। जितना जितना जो है आप ये कांस्टेंट नहीं होता, जितना ज़्यादा आप उसका डिफॉर्मेशन करते जाओगे ना उतना ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा, ये वाला वेरिएबल फोर्स है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, सो W इज इक्वल टू xi, उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम लोग ले जाते हैं, और dW की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे F बार इंटू वी कैन से dr बार, या कोई बोलता है मुझे dx बार लिखना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो गया। अब हम लोग किसकी बात करें, मालूम बेटा ये अप्लाइड फोर्स की बात करें, है ना। हम जो वर्क कर रहे हैं उसकी बात करें, हम लोगों ने वर्क किया तो ये स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन हुआ ना, अगर हम लोग इस पर वर्क ही नहीं करते तो हम लोग किसकी बात करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स की बात करें। तो अगर अप्लाइड फोर्स जो है ये वाला F बार और dx बार, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपको कॉम्प्रेस, अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया अप्लाइड फोर्स, तो इस डायरेक्शन में कॉम्प्रेशन होगा, मतलब F बार और dx बार के बीच में जीरो का आपके पास एंगल है, तो ये वाला हो जाएगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये वाला हो जाएगा F इंटू वी कैन से dx, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब F की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग F इज इक्वल टू Kx, ये वाला Fa है आपके पास, तो W इज इक्वल टू वी कैन से इंटीग्रेशन फ्रॉम xi टू xf ऑफ Kx विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। तो ये वाला हो गया Kx विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर K को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो K को हम लोग बाहर निकालेंगे तो K यहाँ पर हो जाएगा x विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम xi टू xf, ठीक है बेटा। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू K, ये वाला K को बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx होगा। बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x बाय 2 और यहाँ पर xi टू xf, तो W इज इक्वल टू 1 बाय 2 ये वाला K इंटू x स्क्वायर, है ना, ये वाला आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम लोग पोजीशन की बात करेंगे ना xi, अगर ये आप देखिए यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला वैसे ही आ गया, देखिए 1 बाय 2 के x स्क्वायर। लेकिन अगर आप जो पोजीशन ले रहे हो x के तौर पे, तो ये वाला W इज इक्वल टू 1 बाय 2 k, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास xf स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला आ गया, U इज इक्वल टू 1 बाय 2 के x स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं, मतलब I और F ना रखते, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाता। लेकिन उसमें ये x क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता। अगर आप जो है यहाँ पर I और F न रखते तो ये x जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर क्या है, पोजीशन, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास W इज इक्वल टू 1 बाय 2 के x स्क्वायर। कोई ऐसा बोले फॉर एग्जाम्पल कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाय 2 के x स्क्वायर, तो ये x क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, x डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो वाला फॉर्मूला लिखे 1 बाय 2 के इंटू xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर, तो ये x क्या हो गया, xf और xi क्या हो गया, पोजीशन। बिल्कुल सही है, xf और xi आपका हो गया पोजीशन। तो इसकी नोट बनाइए, इसकी नोट बनाइए। चले बेटा, हम लोग जो है अब एक और, जैसे आपने फोर्सेस के बारे में देखा था, फोर्सेस कांटेक्ट होते हैं या तो फील्ड फोर्स होते हैं। तो फोर्सेस जो है उसका हम लोगों ने इसके पहले क्लासिफिकेशन देखा था। तो फोर्सेस होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस या तो फिर आपके पास फील्ड फोर्सेस। ये दो तरह के फोर्सेस आपको मिलेंगे। कांटेक्ट फोर्सेस में टेंशन भी आ गया आपके पास, फिर उसके बाद जो है लिफ्टिंग और ये सारे फोर्सेस जो है जिस कांटेक्ट में लेके हम लोग, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में तभी फोर्स लग सकता है ना, तो उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। और फील्ड फोर्सेस में जैसे आपने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि
ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है और फील्ड फोर्स है। फोर्सेस का एक और क्लासिफिकेशन भी दिया जाता है, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, दूसरा भी क्लासिफिकेशन दिया जाता है, उसको हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये तो क्लासिफिकेशन है ही है, इसके अंदर तो आप कोई इसको ये करेक्ट ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन फोर्सेस का एक और क्लासिफिकेशन भी है, उसको हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली क्या होता है मालूम है? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच द वर्क डन डू नॉट डिपेंड ऑन द path. Conservative forces are the forces, है ना? ये फोर्सेस ऐसे होते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स से अगर आपने वर्क डन किया है तो कंजर्वेटिव ऑफ फोर्सेस आर द फोर्सेस, यहां पर हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस do not depend on the path, path पे ये डिपेंड नहीं करती। by non conservative forces में वर्क डन by non conservative forces, non conservative forces depend on the path। अब आप बोलोगे कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमको पढ़ा है, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब इसके अंदर जो है कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग वर्क करेंगे ना तो वो वर्क हमको वापस भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। देखिए इसके एग्जाम्पल्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स पहला वाला एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। फिर उसका दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है मालूम है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप इस पाथ से ले जाओ इस हाइट पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, या तो इस पाथ से ले जाओ या तो इस पाथ से ले जाओ, है ना। तो इसके अंदर जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग इसकी बात करेंगे। हम लोगों ने अप्लाइड किया वो फोर्स की बात नहीं करेंगे, उस फोर्स की बात नहीं कर रहे जिसको हम लोगों ने ये वाला फोर्स अप्लाई किया, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन वर्क डन बाय द, इस पे भी तो ये भी तो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपर डायरेक्शन में। तो ये वाला जो है अगर आप इसको इस पाथ से ले जाओगे, उस पाथ से ले जाओगे, या कहीं किसी भी और पाथ से ले जाओगे ना, तो ये इसके द्वारा मतलब ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जो कुछ भी वर्क हुआ है, दैट वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब आप यहाँ पर इस पाथ से ले जाओ और उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करो, या इस पाथ से ले जाओ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करो, या इस पाथ से ले जाओ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करो, वो तीनों तीन आपको सेम ही मिलेगी। तो बेटा यहाँ पर आपके पास और ये वाला जो अगर आप इस रास्ते से ले जाओगे, इस रास्ते से ले जाओगे, इस रास्ते से ले जाओगे, तो आपको जो वर्क डन मिलेगा या वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपको सेम ही मिलेगा mgh, है ना। लेकिन यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना तो आपको माइनस मिल जाएगा, ये वाला आपको माइनस मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला आपको माइनस मिल जाएगा। तो ये वाला हमारे पास हुआ कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो गया, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जैसे फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन के अंदर आप यहाँ से ऐसे ले जाओ तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी मोर, यहाँ से ऐसे ले जाओगे तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी लेस, और ऐसे ले जाओगे ना तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी द ग्रेटेस्ट इन दिस थ्री। ये तीनों के अंदर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आपको वर्क इस पाथ पे करना पड़ेगा जो 3 है, ये वाला 1 है, ये वाला आपके पास 2 है ना, ये वाला आपके पास फ्रिक्शन जो है ये वाला आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये वाला आपके पास। यहाँ पर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स
ऑन पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप किस पाथ से ले जा रहे हैं। यहां पर सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर एक में थोड़ा ज्यादा लगेगा, दो में सबसे कम और तीन में सबसे ज्यादा। अब यहां पर हम लोगों ने जो वर्क डन किया और अब अगर आप इसको रिलीज करोगे ना तो ये वर्क डन हमको वापस मिलेगा। देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट आपने यहां पर लेके गए है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट आप यहां पर लेके गए। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है यहां पर लेके गए, इसको आपने रिलीज कर दिया तो ये वाला जो है नीचे की तरफ जो है जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो मतलब आपने जितना वर्क किया ना उतना वर्क आपको वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे टरबाइन रख दो तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो टरबाइन पे वर्क मिलेगा, मतलब वर्क मिलेगा आपको। अगर आपने यहाँ से यहाँ पर ले जाने पर जो वर्क किया उतना ही वर्क जो है आपको यहाँ पर वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो आपको ये वर्क नहीं मिलेगा, ये वर्क वापस नहीं मिलेगा, ये वर्क एज अ हीट एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। दिस वर्क विल बी डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। ये वर्क जो है विल बी डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। ये वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास जो हो जाएगा आपके पास mgh और ये वाला आपके पास जो है ये ऊपर ले गए तो ये आपको वापस मिलेगा। ये वाला फ्रिक्शन जो है इसके अंदर जो है अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर ले जाओगे, यहाँ से यहाँ पर ले जाओगे, यहाँ से यहाँ पर ले जाओगे तो ये वाला आपको जो है वर्क वापस नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आप यहाँ पर ले गए, मतलब ये वाला सरफेस है आपने यहाँ से इसको ऐसे ले गया तो फिर इसको छोड़ दोगे तो वापस नहीं आएगा जैसे यहाँ पर आता है। तो अगर हमने वर्क किया तो यहाँ पर वापस मिलेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वापस नहीं मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी फोर्सेस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे।